हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में फर्स्ट सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी उन सभी के पास में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के एक क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाई जाए ताकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पता लग सकें। सो गाइस, आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार सोल का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का लिखा हुआ आएगा, बट आप इसको 100 ही कंसीडर करना, क्योंकि आप सभी के प्रैक्टिकल ना ही इंटरनल मार्क्स लगते हैं। डायरेक्टली आप जो भी एग्जाम में लिख कर आओगे उसी के बिहाफ पे नंबर मिलेंगे और वो 100 में से मिलेंगे और वो ग्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड होगा। आप सभी को पता है अब की बार आप सभी के NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है UGCF के तहत, तो वे सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहली बारी इस पेपर को देख रहे हैं या अपने पेपर को ही पहली बार समझ रहे हैं तो ध्यान रखना है, जब भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 आते हैं तो आपको अटेंड कितने करने होते हैं, तो आपको आंसर 4 के करने होते हैं, कोई 4 जो आप करना चाहो। लेकिन कई बार क्वेश्चन 10 आते हैं तो उस जगह पर आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस बिहाफ पे अगर आप देखोगे 5 क्वेश्चन के जब आपको आंसर देने होंगे तो एक क्वेश्चन आप सभी का 20 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के कहलाएंगे। ऐसे ही जो बच्चे 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जब क्वेश्चन 8 आएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपकी 25 मार्क्स की बन जाती है। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर कितना लिखना चाहिए एक क्वेश्चन के अंदर, तो मिनिमम 4 से 5 पेज तो आपको एक क्वेश्चन के लिए भरना ही है। मैक्सिमम आप 7 से 8 पेज भर सकते हो। यहाँ पर पेज का क्राइटेरिया जो है वो आपको बता दिया गया है और यहाँ पर सभी क्वेश्चन के जो अंक है समान है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। यहाँ पर ये सिलेबस जो आपका NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो टॉपिक है ये आप सभी का रिमूव हो चुका है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप सभी के सिलेबस में नहीं है हम उसको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जो हमारे सिलेबस में हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो राजनीति क्या है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस। आप अपनी कॉपी में अगर इसको नोट कर रहे हो क्वेश्चंस को तो वहाँ पर आप लिख सकते हो रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस, ताकि आप सभी को क्या है याद रहे ये सिलेबस में है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है कि भाई लोकतंत्र जो है वो एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छी, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छी। आपको यहाँ पर लोकतंत्र के फायदे बताने हैं। किसके फायदे? आप बोलोगे डेमोक्रेसी के। किसके? डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी के आपको इसके अंदर फायदे बताने हैं, आपको लोकतंत्र के फायदे बताने हैं। तो लोकतंत्र के कई सारे फायदे हैं, जिसमें जब सत्ता रूढ़ हो जाए, सत्ता जब अपनी मनमानी करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सत्ता से निष्कासित भी कर सकते हैं। निश्चित समय के लिए यहाँ पर जो भी शासक दल है वो हम पे शासन करता है। जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगर उस कार्यकाल के दौरान शासक ने अच्छी भूमिका निभाई है तो उसको शासन में रहने दिया जाता है, अन्यथा निकाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक सरकारें जो है तानाशाह का रूप नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें हमने शक्तियों का विभाजन किया होता है। जैसे जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, और लेजिस्लेचर आपका विधायिका होती है, जिसके तहत वो अपने कार्य को, अपने शक्तियों को इस तरीके से यूज़ करती है कि वो एक दूसरे के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं कर पाती। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके कई सारे फायदे हैं, यहाँ पर हमने कुछ वेरियस फायदे डिस्कस कर लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे इजाया बर्लिन या फिर आपसे ईसाई बर्लिन ऐसे लिखा भी आ सकता है, या फिर आपसे पेपर में पूछा आ सकता है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आपसे ऐसे लिखा आ सकता है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो आप सभी को ध्यान रखना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का मतलब यहाँ पर किससे है, हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता
एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरे नंबर पे आप सभी की आ जाती है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो आपको मेनली इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का वह रूप होती है जिसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, यानी व्यक्ति को पूरी आज़ादी नहीं दे सकते। अगर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यक्ति को ये कह दें कि वो किसी को भी कुछ अपशब्द कहता हुआ चले, या फिर वो किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करता हुआ चले, किसी के घर घूमे। ऐसी स्वतंत्रता हम नहीं दे सकते। जो लोग ऐसी स्वतंत्रता की मांग करते हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक का ध्यान रखना है इसके बारे में कि ये स्वतंत्रता के साथ में जो प्रतिबंध है इसकी भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रतिबंध भी मिलना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में डीप से वैसे मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डायरेक्टली, अगर आप हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप हार्ड कॉपी में ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी यहाँ पर नीचे आप देखोगे कि भाई जो जॉन रॉयल्स है इसके न्याय सिद्धांत के बारे में बताना है आपको। तो रॉयल्स के न्याय का सिद्धांत है, इसकी आलोचनात्मक हमें क्या करनी है, परीक्षण करना है, आलोचनात्मक इसका परीक्षण करना है। तो आलोचना वाली वीडियो भी मैं बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड वो या तो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं या फिर आप सभी के एग्जाम से पहले सारे ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, जॉन रॉल्स जो जी हैं ये एक उदारवादी विचारक है। कैसे विचारक है, उदारवादी विचारक है। और उदारवादी होने की वजह से जो मार्क्सवादी लोग हैं वो इनकी जो आलोचना वो करते ही करते हैं। मार्क्सवादी इनकी क्या करते हैं, आलोचना करते ही करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने इस न्याय के, जस्टिस के जो वितरणात्मक न्याय का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल की बात करी, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल की बात करी इन्होंने, जिसकी वजह से उदारवादी खुद भी इनकी आलोचना करते हैं कि अगर हम सब लोगों को विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जाएगा तो ऐसे में तो सभी लोग मेहनत करेंगे ही नहीं। वहां पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया है। अगला है राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत में अंतर बताइए। तो राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है वो कहता है कि भाई राज्य जो है वो एक यंत्र है। मार्क्सवादी लोग भी बोलते हैं राज्य यंत्र है और उदारवादी लोग भी बोलते हैं यंत्र, लेकिन उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, और मनुष्य का विवेक उसको बताता है कि उसका और समाज का हित जो है वो किस चीज में है, किस चीज में नहीं। इसीलिए व्यक्ति को अपने जो दायरे है उससे बाहर आके कार्य नहीं करने चाहिए। व्यक्ति को हर किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और व्यक्ति करता भी है। विवेकशील प्राणी होने की वजह से जब वो सरकार का निर्माण करते हैं तो वो सरकार क्या करती है, समाज में सभी के हित के लिए कार्य करती है, सभी का विकास हो इस चीज को सुनिश्चित करती है। लेकिन वही जो मार्क्सवादी लोग हैं वो इससे थोड़ी सी अलग प्रवृत्ति के हैं। उन लोगों का कहना है कि विवेकशील प्राणी नहीं होता मनुष्य, मनुष्य जो है दमनकारी प्राणी होता है, और मनुष्य हमेशा चाहता है कि अब मैन कैन कंट्रोल, किसी भी व्यक्ति को मैन क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन हम देखते हैं करने को मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा अधिकारों के संबंध में विभिन्न विमर्शों को बताइए। कौन कौन से विवाद हैं, आप सभी को डिबेट्स बताने, विवाद कौन कौन से विवाद हैं, जैसे अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहला डिबेट तो यही है। कई लोग कहते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब आंदोलन हुए, नए राज्यों का उदय हुआ, तो नए राज्यों के उदय होने से अधिकारों की उत्पत्ति हुई। तो कई लोगों का कहना है कि अधिकार जो है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार है हमारे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप जरूरी है, सेंसरशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसके बाद में नीचे कुछ शॉर्ट नोट दिए गए, यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे निम्नलिखित पे किन्हीं दो पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है, देखो इसके बारे में बात बताएंगे, सेंसरशिप होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो सेंसरशिप कुछ जगहों पर होनी चाहिए, जैसे अश्लील फिल्में हैं उस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। जब सरकार के विरुद्ध समाज में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हों या फिर समाज में मतभेद पैदा करवाने की कोशिश की जा रही हो, दंगे फसाद कराए जा रहे हो, तो ऐसे समय सेंसरशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दायरा जो है हमारी सरकार तय करेगी
किस तरीके की सेंसरशिप हमारे समाज के लिए न्यायोचित है, किस प्रकार की स्वतंत्रता या किस प्रकार से हमारी आज़ादी हमारे लिए नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई, नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें। और बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दूंगा। सोशल मीडिया पे अब तक टेलीग्राम पे लगभग 1180 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लस ही हैं इससे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ जुड़ना शुरू नहीं किया है तो जुड़ना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर आप सभी के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम की स्पेशल क्लासेस है या जो चीज़ें हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप सभी के लिए वहीं पर ही आएगा। कहीं और आपको कुछ मिले ना मिले, बट वहाँ पर तो आपको अवश्य ही मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।